चलें जी, अब सवाल देखते हैं। कहते हैं जी, प्रिपेयर डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेंट्री इन द फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 30 जून 2015 इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IS2 इन्वेंट्रीज। सवाल है, देखिए डिस्क्लोजर बताना जो हमने यहाँ पे देखा था, हमने बताना है कि हमारी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन क्या है, पॉलिसी क्या है, कितनी इन्वेंट्री हमारी एज एक्सपेंस शो हो रही है, हम वो बताएंगे। और इसके अलावा जो NRV है हमारी, हमने वो बतानी है इसमें। कहता है जी, कंपनी डील इन सोलर पैनल्स विच आर इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। ओके, द कंपनी फॉलोज अ परपैचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। परपैचुअल इन्वेंट्री सिस्टम लेके चल रही है, मतलब हर ट्रांजैक्शन पे अपडेट करेगी और बेसिस क्या है, वेटेड एवरेज बेसिस जो है वो होंगी। डिटेल्स ऑफ सेल्स एंड परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2015 आर एज फॉलो। ऑपरेटिंग इन्वेंट्री जो है वो है हमारी 1 जुलाई 2014 की। अमाउंटिंग है जी 49 मिलियन की और 2450 इसके जो हैं वो पैनल्स यहाँ पे उसने गिवन की हैं। अब देखिए, ये जो उसने हमें गिवन की है, इट इज़ क्वांटिटी, ये उसने हमें गिवन की है, ये वैल्यू है। तो हम वैल्यू को क्वांटिटी पर डिवाइड करेंगे तो हमें ओपनिंग रेट मिलेगा कि हमारा रेट क्या है। फिर है जी परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर जो है उसने हमें बताई है कि 30 सितंबर 2014 को उसने यूनिट्स परचेज़ की हैं 4200 और प्राइस कितनी पड़ी है, 78,120 पड़ी है। फिर 31 मार्च को उसने यूनिट्स परचेज़ की हैं 4350 और प्राइस कितनी पड़ी है उसको, 87,000 की प्राइस जो है वो पड़ी है। कहता है जी, कॉस्ट रिलेटेड टू इम्पोर्ट्स वर 29% ऑफ परचेज कॉस्ट, मतलब इसका 29% क्या है, हमारा परचेज कॉस्ट है। इसमें से 17% जो है वो रिफंडेबल है। अब देखिए 17% जो रिफंडेबल है, इसका मतलब रिफंडेबल अमाउंट तो कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती, तो हम इसे क्या कर देंगे, हम इसे इग्नोर कर देंगे। मतलब हम क्या लेंगे, ये जो उसकी कॉस्ट है इसका 83% जो है वो मेरे लिए क्या बनेगी, वो मेरे लिए बनेगी कि ये मेरी क्या है, ये मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है कि ये मैंने क्या करनी है, अपनी इन्वेंट्री इसमें रिकॉर्ड करनी है। फिर सेल्स की हैं हमने ड्यूरिंग द ईयर, जो उसने हमें गिवन की हैं 31 जुलाई को 2100 यूनिट्स हैं, प्राइस गिवन की है। मार्च में हमने इतने यूनिट्स बेचे हैं, फेब में इतने यूनिट्स बेचे हैं और मई में हमारे इतने यूनिट्स हैं। फिर कहता है सेल्स ऑन 31 अक्टूबर 2014 इंक्लूड्स 100 सोलर पैनल विच वर डैमेज ड्यूरिंग द ईयर एंड सोल्ड एट 12,000 पर यूनिट। अब ये जो हैं इसमें से हमारे पास 100 पैनल्स ऐसे थे, मतलब ये 2050 में से 100 पैनल्स हम लेस करवा देंगे। ये हमने कितने के बेचे हैं, 12,000 पर यूनिट बेचे हैं। फिर 31 मई को 2015 को 50 सोलर पैनल्स जो है वो टोटली डैमेज हो गई हैं और हमने राइट ऑफ कर दी हैं। तो 31 मई के ऊपर जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है वो डैमेज यूनिट्स हैं, तो राइट ऑफ किए, हम उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। उसके अलावा उसने हमें बताया है 30 जून को देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द प्राइसेस ऑफ सोलर पैनल एज अ न्यू टाइप ऑफ सोलर पैनल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। सेलिंग प्राइस आर नाउ 18,500 पर यूनिट। जो कीमत है वो कितनी है, 18,500 जो है पर यूनिट कीमत उसने हमें यहाँ पर गिवन की है। अब ये है मेरे पास 18,500 एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ये कितनी है, 18,500 है। However, the company has made some modification in the product which will enable it to sell it at 22,000 पर यूनिट। अब उस पर हम मॉडिफिकेशन करेंगे, वो कितने की बिक जाएगी हमारी, वो हम 22,000 की बेच देंगे। तो ये है मेरे पास एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, ये है मेरे पास एक्चुअल सेलिंग प्राइस। और मॉडिफिकेशन पे कॉस्ट हमारी कितनी आएगी, 2500 आ रही होगी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, NRV निकालने के लिए 22,000 है, इसमें से हम लेस करवाएंगे 2500, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, NRV आ जाएगी। तो ये सवाल है, हमने क्या करना है, हमने इसका एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। अब एक्सट्रैक्ट्स में हम क्या लिखेंगे, हमने बताना है कि मेरे पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी है,
कितनी अमाउंट मेरी एनआरवी के ऊपर रिकॉर्ड हुई है वो बतानी है, कितनी अमाउंट मेरी एक्सपेंस आउट हुई है मैं वो इसमें बता रहा हूँगा, और पॉलिसीज़ क्या हैं वो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जाके वर्किंग बनाएंगे। अब वर्किंग बनाने के लिए, स्टॉक काउंट करने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अपना स्टॉक लेजर कार्ड बनाएंगे। अब इस स्टॉक लेजर कार्ड में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा सिस्टम क्या है। अब उसने कहा था कि हमारे पास चलेगा वेटेड एवरेज को मेथड, हम वो लेके चलेंगे। सिस्टम मेरे पास कौन सा है, सिस्टम मेरे पास परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। मैं उसके तहत क्या कर रहा हूँगा, चीज़ों को लेकर चल रहा हूँगा, चीज़ों को लेकर रिकॉर्ड कर रहा हूँगा। अब मुझे उसने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया था, कितने यूनिट्स है मेरे पास, 2450 यूनिट्स पड़े थे, तो 2450 यूनिट्स पड़े हुए थे। उसने मुझे वैल्यू भी गिवन की थी, 49 मिलियन की थी, तो 49 मिलियन वैल्यू लिखी। अब 49 को डिवाइड किया, मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट जो आ गई वो कितनी होगी, 20,000 यूनिट्स आ गई। फिर ये 1 जुलाई को था, 31 जुलाई को मैंने सेल्स की हैं 21 यूनिट्स की। तो जो मैंने सेल्स की हैं 21 यूनिट्स की, 21 यूनिट सेल्स की हैं मैंने, किस रेट पे गए होंगे, 20,000 यूनिट्स के ऊपर ही। बाकी मेरे पास रिमेनिंग कितने यूनिट्स बचे हैं, 350 यूनिट्स बचे हैं, और किस कीमत के ऊपर बचे हैं, ये मेरे 20,000 के ऊपर बचे हैं। फिर 30 सितंबर को हमने 4200 यूनिट्स खरीदे हैं, कीमत क्या थी 78,120। अब 30 सितंबर को हमने यूनिट्स कितने खरीदे, 4200। अब टोटल मेरे पास कितने हो गए हैं, 4550 हो गए हैं। अब उसने कहा था कि जो हमने परचेजेस की हैं इसमें से 17% रिफ़ंडेबल है। अब रिफ़ंडेबल सी कॉस्ट जो उसने हमें गिवन की थी, तो हम देखते हैं, देखिए हमने टोटल लिए थे 18,600 के, तो जो रिफ़ंडेबल कॉस्ट है वो हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड नहीं करेंगे। जो नॉन रिफ़ंडेबल कॉस्ट है, इंपोर्ट जो है, वो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। अब इसका मतलब क्या था, हमने इन्वेंट्री कितने की ली थी, 78,120 की हमने जो है वो क्या ली थी, इन्वेंट्री ली थी। तो 78,120 को डिवाइड करेंगे 4200 के ऊपर, तो मेरे पास आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, डैट वाज 18,600। इसमें जो फिर जो नॉन रिफंडेबल कॉस्ट है वो हम ऐड कर देंगे। अब 29% टोटल हमारी इंपोर्ट कॉस्ट लग रही है, उस 29% में से 17% जो है वो हमें क्या हो जाएगा, वो हमें रिफ़ंड हो जाएगा, और जो 12% हमें रिफ़ंड नहीं होगा वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी सेम इन सितंबर, सेम इन मार्च। अब मेरे पास टोटल कितनी कॉस्ट पड़ी है, 20,832 की मुझे कॉस्ट पड़ी है। तो 4200 यूनिट से कॉस्ट कितनी है, 20,832 की, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 87,494 जो है वो मेरी क्या कंसीडर होगी, टोटल वैल्यू जो है वो कंसीडर हो रही होगी। अब टोटल करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे, कितने बनते हैं यूनिट्स, 4,550 प्राइस बनती है, तो टोटल वैल्यू कितनी बनती है, 94,494। अब 944,494 को डिवाइड करूँगा 450 के ऊपर, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, पर यूनिट प्राइस आ जाएगी, इतनी है 20,768 रुपये है। अब 31 अक्टूबर को मैंने फिर सेल की है 2,050 यूनिट्स की, तो इसमें से 2,050 यूनिट हम लेस करवाएंगे, किसके ऊपर, 20768 के ऊपर। मेरे पास रिमेनिंग कितने यूनिट्स रह गए हैं, 2300 यूनिट्स रह गए हैं, और कीमत क्या है इसकी, 20,768 जो है वो कीमत बन रही है। अब उसके बाद हमने 31 मार्च, बिकॉज 31 अक्टूबर के बाद अगली डेट क्या है, 31 मार्च। 31 मार्च को यूनिट परचेज़ किए थे, हमारे पास यूनिट कितनी आई थी, कॉस्ट उसकी 22,400। तो जो हमने परचेज़ किए हैं 4,350 यूनिट, कॉस्ट हमारे पास क्या है, 22,400। तो टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, 97,440 बनेगी। अब टोटल मेरे पास कितने हो गए, 200 + 4350 कितना बनेगा, 4550, ठीक है। टोटल वैल्यू कितनी बनेगी इसकी, 101,594 बन जाएगी। तो 101,594 को डिवाइड करेंगे हम 4550 के ऊपर, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास पर यूनिट प्राइस आ जाएगी, कि ये मेरी क्या बनती है, पर यूनिट प्राइस जो है वो बन रही है। फिर 15 मई को मैंने क्या किया, 2260 यूनिट्स जो हैं वो क्या किए हैं, मज़ीद सोल्ड कर दिए, ठीक है। तो 2260 यूनिट सोल्ड किए, इस कीमत पे रिमेनिंग कितने बचे हैं मेरे पास, 2290 यूनिट्स हैं, मेरे पास वैल्यू आ गई।
फिर 30 जून को उसने कहा था 31 मई को 50 पैनल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, वो क्या हो गए हैं, राइट ऑफ हो गए हैं। तो जो पैनल डिस्ट्रॉय हुए राइट ऑफ, वो भी हम इसमें से क्या करेंगे, लेस करवा देंगे। तो मेरे पास रिमेनिंग यूनिट्स कितने बचे हैं, 2240 यूनिट्स जो हैं वो मेरे पास बचे हैं, और कीमत क्या है उसकी, 22,328 रुपये एक यूनिट की कीमत है। अब उसने कहा कि 30 जून को मार्केट गिरी, अब हमारे पास क्या है, एनआरवी निकालनी है। अब एनआरवी के लिए हमारे पास उसने हमें गिवन की है, हमारी कॉस्ट कितनी है यूनिट्स की, 22,328 रुपये। तो ये मेरे पास आ गई है एनआरवी कॉस्ट। अब मेरे पास एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी गिवन की है उसने यहाँ पे, जो यहाँ पे गिवन है आपको, दैट इज़ 22,000 पर यूनिट। तो हम यहाँ पे ले लेंगे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, वो कितनी आ जाएगी, 22,000 पर यूनिट आ जाएगी। उसके बाद हम लेंगे हमारी कॉस्ट टू मॉडिफाई कितनी है, वो है 2500 पर यूनिट। तो 2200 से 2500 किया, ये मेरे पास क्या आ गई, एनआरवी आ गई, वो कितनी है, 19,500। तो कॉस्ट है मेरे पास कितनी, 22,328, एनआरवी कितनी है, 19,500 है। तो कंपेयर किया, मेरे पास कितना लॉस आ गया एनआरवी का, 282 का लॉस आ गया। तो हम क्या करेंगे, अब एनआरवी एडजस्टमेंट करेंगे। मेरे पास कितने यूनिट्स मौजूद थे, मेरे पास 2,240 यूनिट्स मौजूद थे, पर यूनिट मुझे लॉस हुआ है 282 का। तो 282 मल्टीप्लाई बाई 2240 करूँगा, तो ये मेरे पास ये एनआरवी लॉस आ जाएगा, जो मैं क्या करूँगा, अपने इसमें से लेस करवा दूँगा। लेस करवाने के बाद अब मेरे पास कितने यूनिट्स मौजूद हैं, 2,240, वैल्यू कितनी है, 43680, और पर यूनिट प्राइस कितनी है जो भी निकाली है एनआरवी के ऊपर, 19,500 जो है वो उसने हमें क्या की है, गिवन की है। तो हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री निकाल ली। अब लिख देंगे हमारे पास जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितनी है, 43680 है। हम कह देंगे कि मेरे पास इन्वेंट्री जो है वो थी टोटल कितने की, 50,115 की। उसमें एनआरवी लॉस हुआ, इसलिए हमने कितने पे रिकॉर्ड की है, 43680 पे रिकॉर्ड की है। उसके अलावा जो डैमेज इन्वेंट्री थी जो हमने राइट ऑफ की है वो है 116 की, वो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखवा देंगे। और कितनी इन्वेंट्री बिकी है हमारी वो भी हम बता देंगे कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था, यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था। ओपनिंग स्टॉक था मेरे पास 49 मिलियन का, मैंने कहा ये ले जी 49 मिलियन का आ गया। टोटल मैंने परचेजेस कितने की हैं, इन दोनों को मैं जमा कर लूँगा, तो मेरे पास परचेजेस आ जाएगी। लेस करूँगा बीच में क्लोजिंग स्टॉक, तो मेरे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो मैंने स्टॉक बेचा है, जो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो कितनी है, 190,254 की मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो बन रही है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको लेकर चल रहे होते हैं। ये एक और सवाल है, इसको देखते हैं। कहता है जी, AK लिमिटेड फॉलोज अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2016। हमें उसने इन्वेंट्री गिवन की है, क्वांटिटी है 3500 की, अमाउंट भी है कितने की, 35,000 रुपये की। हमने परचेजेस की हैं 7 जनवरी को, ओके, अमाउंट गिवन है, 13 को परचेजेस की हैं, फिर हमने 31 को परचेजेस की हैं, फिर सेल्स हुई हैं, इससे हमें डेबिट गिवन कर दिया। फिर कहता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में 100 यूनिट्स आउट ऑफ 4200 यूनिट्स परचेज ऑन 30 जनवरी 2016 वर फाउंड डिफेक्टिव, कि जो हमने 13 जनवरी को परचेजेस की थी ये वाली, इसमें से हमारे 42 यूनिट्स क्या हैं, डिफेक्टिव हैं, और हमने रिटर्न कर दिए, परचेज रिटर्न है। फिर इन्वेंट्री काउंट हुआ है 31 जनवरी 16 को, रिवील डैट 4820 यूनिट्स वर फिजिकली अवेलेबल। 4820 यूनिट्स क्या हैं, फिजिकली अवेलेबल हैं। तो हम इन्वेंट्री काउंट में लॉस निकालेंगे। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर इन्वेंट्री कार्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2016 अंडर द परपेचुअल सिस्टम, ओके, showing quantity, unit cost and value under FIFO method and fitted average दोनों बनाने हैं, और हमने क्या करनी है, जर्नल एंट्री जो है वो रिकॉर्ड करनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें, फिर हम इसको देखते हैं कैसे है और किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होंगे।
तो जी हम इसको देखते हैं। देखें, हमने बनाना है पहले अंडर फाइफो मेथड, फिर बना लेंगे हम ओपनिंग जो है वेटेड एवरेज मेथड उस पर। तो इससे जो केस फॉर्मेट में दिया हुआ है जो हमने देखा है हम उससे बना सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम एक कॉलम बना लें परचेजेस का, सेंटर में हम कॉलम बना लें इश्यूज़ का, और यहाँ पे हम कॉलम बना लें बैलेंसेस का। तो हम उस वे में भी क्या कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें, उसने हमें ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन की है, कितने यूनिट्स से हमारे पास 3500 यूनिट्स, कॉस्ट कितनी है 35,000 है हमारे पास, यूनिट कॉस्ट जो है वो कितनी गिवन है 10 रुपये जो है वो मेरे पास क्या है, वो मेरी यूनिट कॉस्ट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइडेड है। उसके बाद है परचेजेस की हैं हमने 3700 यूनिट्स की, टोटल वैल्यू कितनी है 44,400। तो हमने परचेजेस की हैं कितनी यूनिट्स की 3700 यूनिट्स की, वैल्यू कितनी है 44,400। तो हमारी यूनिट कॉस्ट कितनी लगी है 12 रुपये। अब देखें मेरे पास 3500 पड़े हुए 10 वाले और 3700 यूनिट्स पड़े हैं 12 वाले, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैंने इसके बाद 7 जनवरी के बाद 13 जनवरी, लेकिन फिर ये सेल पहले हुई हैं 3000 यूनिट्स की, तो यहाँ पे आ जाएंगे सेल्स की हैं 3000 यूनिट्स की। अब क्योंकि फाइफो बेसिस है तो मेरे पास पहले तो ये वाले यूनिट्स पड़े हुए हैं 3500 वाले, तो पहले मैं इनमें से सेल करूँगा 3000। तो मैंने 3000 यूनिट्स जो हैं वो यहाँ पे बेच ली हैं। तो कितने से गए हैं 30,000 से मेरे चले गए। अब 10 वाले मेरे पास कितने पड़े हैं यूनिट्स 500 पड़े हुए हैं, और 3700 वाले मेरे पूरे के पूरे यूनिट्स जो हैं पड़े हुए हैं। फिर 13 जनवरी को मैंने 4200 यूनिट्स बाय की हैं 58,800 के। तो परचेजेस हुई हैं 4200 यूनिट्स की 58,800 के ऊपर। तो मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है 14 आई है। तो मेरे पास इस वक्त क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है 500 यूनिट्स पड़े हैं 10 वाले, 3700 यूनिट्स पड़े हैं 12 वाले, और 4200 यूनिट्स पड़े हैं मेरे पास कितने 14 वाले पड़े हुए हैं। ठीक है। फिर हमने 25 जनवरी को सेल किए हैं 5500 यूनिट, क्योंकि 500 यूनिट है तो पहले जाएंगे हमारे पास ये 500 ये चले गए, 3700 हमारे पास चले गए 12 वाले, और रिमेनिंग 1300 जाएंगे हमारे पास 14 वाले। तो हम इसको इस तरह से क्या कर रहे होंगे निकाल रहे होंगे, हम इसको इस तरह से लेकर चल रहे होंगे। अब मेरे पास रिमेनिंग कितने पड़े हैं 2900 यूनिट्स पड़े हैं, रेट क्या है 14, और मेरे पास अमाउंट कितनी है 40,600 जो है वो पड़ी हुई है। फिर हमारे पास उसने बताया 28 जनवरी को हमने 100 यूनिट्स जो हैं वापस की हैं। तो परचेज रिटर्न हुई है, और उसने हमें बता दिया था कौन से वाली परचेज रिटर्न है जो हमने कब ली थी 13 तारीख को ली थी। तो 14th वाली परचेज रिटर्न जो है वो हमने यहाँ पे की है। तो 100 लेस किया, मेरे पास रिमेनिंग कितने बच गया 250, और मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई है 39,200 जो है वो आ गई है। उसके बाद 31 जनवरी को हमने मज़ीद बाय की हैं 2000 यूनिट्स, टोटल वैल्यू 2600 की थी, पर यूनिट कॉस्ट कितनी बड़ी 13, और मेरे पास 2800 यूनिट्स पड़े हैं 14 के हिसाब से, और 2000 यूनिट्स पड़े हुए हैं हमारे पास 13 के हिसाब से हमारे पास ये हो गया। तो उसके अलावा इन्वेंट्री फिजिकल काउंट हुआ तो मेरे पास टोटल कितने यूनिट्स हैं 48,020 के। अब यहाँ पे बनते हैं 4800 यूनिट्स, मेरे पास 20 यूनिट्स जो हैं वो सरप्लस मौजूद हैं, वो मेरे पास क्या है सरप्लस मौजूद हैं। तो हम उससे क्या करेंगे सरप्लस वाली एंट्री पास कर देंगे, हम लेंगे 20 यूनिट्स और उसको हम जाके ले लेंगे फर्स्ट इनके ऊपर, बिकॉज पहले हमारा रेट 14 था इस परचेज से पहले, तो 14 से लिख लेंगे तो मेरे पास 14 वाली इन्वेंट्री हो जाएगी 250, और 13 वाली इन्वेंट्री जो है वो मेरे पास हो जाएगी 2000। अब यहाँ पे 14 क्यों किया 13 क्यों नहीं किया, बिकॉज मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली पता है कि ये जो यूनिट्स मैंने 13 को लिए हैं वो इतने ही हैं, तो ये 2000 यूनिट्स तो मुझे स्पेसिफिकली पता है कि यही हैं। अब डाउट जो है 20 वाला एक्स्ट्रा यूनिट्स का वो कौन सा होगा, वो प्रीवियस परचेजेस का होगा। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास FIFO मेथड के तहत स्टॉक कार्ड बन रहा होता है। और वेटेड एवरेज के तहत हम देखें तो वो तो बड़ा सिंपल सा है, आप क्या करेंगे आपके पास क्वांटिटीज़ होंगी, जैसे ओपनिंग क्वांटिटी पड़ी है पर यूनिट कॉस्ट है, जो परचेज करेंगे क्वांटिटी वो हम टोटल में ऐड कर देंगे, टोटल वैल्यू आएगी, तो वैल्यू को उस पर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो है एवरेज कॉस्ट आ रही होगी। ये मैं आपको नहीं करवाऊँगा, ये आपने खुद ही करना है। अच्छा उसने कहा था तो
हमने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है इनकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है हमें। देखें जो गुड्स उसको क्या हुई हैं, रिटर्न करनी पड़ी हैं। ये है एंट्री परचेज रिटर्न की, तो पेएबल्स हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और इन्वेंट्री अकाउंट हमारा क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। उसके अलावा सेकंड एंट्री जो है वो उसके एडिशनल यूनिट्स के हैं, तो एडिशनल यूनिट्स उसके बढ़े हैं, तो हम इन्वेंट्री अकाउंट जो है उसे क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे, और चूँकि बड़े हैं हमें उसके लग रहा, तो मिसलिनियस अकाउंट हो गया, सस्पेंस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, चार्ज कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करना था, इसको लेकर चलना था। एक और सवाल देखते हैं, मैं इसको डिस्कस करूंगा, आई गेस आपको इसके डिस्कस के बाद समझ आ जाएगी, और हमारा मेन कंसर्न जो है वो फिर किससे होगा, MCQ से हमारा मेन कंसर्न जो है वो होगा। कहते हैं प्रिपेयर इन्वेंट्री लेजर कार्ड फॉर प्रोडक्ट A फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2018 अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ओके, अब देखें इन्वेंट्री कार्ड बनाना है और हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है प्रोडक्ट A के ऊपर फॉर दिसंबर। GP को डिस्कस कर लेते हैं, इन्वेंट्री कार्ड तो आप बना लेंगे। कहता है जी मुल्तान ट्रेडर्स हेल्ड 200 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट A वैल्यूड एट 175 ईच ऑन 1 नवंबर 2018। अब मेरे पास है 1 दिसंबर 2018, मेरे पास कितनी क्वांटिटी पड़ी है, 200 यूनिट्स, वैल्यू क्या है 178, टोटल कितनी बनती है 35 जो उसने मुझे गिवन कर दी है। फिर 7 तारीख को कहता है हमने 400 यूनिट्स जो हैं अल्फ़ा से लिए हैं ऑन क्रेडिट फॉर 80,700। अल्फ़ा के फर्दर 50 यूनिट्स एट नो कॉस्ट अंडर अ प्रमोशन स्कीम। अब टोटल कितने हुए हमारे पास 450 यूनिट्स, तो 450 यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगे। इससे हमें चूंकि मेथड बताया हुआ है, कोई भी नहीं बताया हुआ, हाँ इससे हमें बता दी है वेटेड एवरेज मेथड, तो हमें मिले हैं 450 यूनिट्स। हमने पेमेंट कितनी की थी 80,700 की, 80,700 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 80,700 पर डिवाइड करेंगे 450, तो मेरे पास रिवाइज रेट आ जाएगा, वो कितना बनेगा 179.33 बन रहा होगा। अब मेरे पास टोटल कितने यूनिट्स हो गए हैं 650, टोटल वैल्यू कितनी हो गई है 115,700, तो 115,700 को डिवाइड करूँगा 650 के ऊपर, तो मेरे पास जो है वो रिवाइज वैल्यू आ जाएगी कि मेरी वेटेड एवरेज कॉस्ट जो है वो इतनी बन रही है, दैट इज़ 178। उसके बाद है सोल्ड 360 यूनिट्स ऑन कैश ₹4.72,000, 13 तारीख आ जाएगी। हमने 360 यूनिट्स जो हैं बेचे हैं, मेरे प्राइस क्या है 178, तो कॉस्ट में से मैं 64080 लेस करवा दूंगा। रिमेनिंग मेरे पास कितने बचे हैं 290, 178 पे मैं इनको लिख लूँगा। फिर है हमारे पास 16 यूनिट्स, 16 डेट को हम इसकी एंट्री जो है वो करते हैं। कहते हैं परचेज 500 यूनिट्स फ्रॉम ब्रावो ऑन क्रेडिट ₹89,000। हमने 500 यूनिट्स लिए हैं उधार के ऊपर। MT ऑल्सो इनकर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ 15,800, तो टोटल कॉस्ट इसकी कितनी हुई 89,000 प्लस जो कैरेज इनवर्ड है वो भी तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा, तो ये बनेगी हमारे पास 90,580। तो हमने लिए हैं 90,580 को, हमारे पास क्वांटिटी कितनी थी 500 थी, डिवाइड किया तो मेरे पास पर यूनिट वैल्यू कितनी आ गई है 181.16 जो है वो आ रही होगी। अब टोटल मेरे पास कितनी क्वांटिटी हो गई है 790 की हो गई है। टोटल वैल्यू कितनी मेरे पास हो गई है 142,200 के, डिवाइड किया तो मेरे पास वेटेड एवरेज बैलेंस आके वो कितना बनेगा 180 का बन रहा होगा। उसके बाद है सोल्ड, हमने बेचे हैं 440 यूनिट्स ₹4.92,400 ऑन क्रेडिट टू चार्ली को बेचे। टू अवेल द 5% डिस्काउंट लेने के लिए ऑन अर्ली पेमेंट चार्ली पेड द अमाउंट ऑन 24 दिसंबर 2018, उसने कर लिया। अब डिस्काउंट वाली बात हो जाएगी GP में, हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉस्ट की। तो हमने कितने यूनिट बेचे हैं 440, कीमत क्या 180 निकाल दिए, 790 से 440 गए, रिमेनिंग कितने बचे 350 बचे हैं, और हमारे पास वैल्यू कितनी है 63,000 बची है हमारे पास वैल्यू। फिर हमने लिए हैं 350 यूनिट्स ऑन क्रेडिट, डेल्टा ऑफर्ड 8% ऑन लिस्ट प्राइस, उसने डिस्काउंट दिया था हमें लिस्ट प्राइस के ऊपर,
200 पर यूनिट का अगर हमने 250 यूनिट परचेज़ की हो। डेल्टा ऑल्सो ऑफर्ड फर्दर 2% डिस्काउंट इफ़ पेमेंट इज़ मेड विद इन 10 डेज, MT एक्सपेक्ट टू पे इन 30 डेज। इसका मतलब हमने 8% डिस्काउंट ही लिया है। हमने क्या लिया है? 8% डिस्काउंट लिया है। तो हम लिस्ट प्राइस है 200 का हम ले लेंगे 92%, तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी तो 350। 8% डिस्काउंट हम लेस करवाएंगे, हमें पर यूनिट कितने का पड़ा है? 184 का। टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 64,400 की। अब 350 में 350 ऐड किए, टोटल कितने हो गए? 700। वैल्यू कितनी होगी? 127,400 होगी। तो 127,400 को डिवाइड किया 700 के ऊपर, मेरे पास रिवाइज वैल्यू कितनी आ गई है? 182 की आ गई है। फिर 27 को कहता रही 30 यूनिट्स वर फाउंड इन अनसेलेबल कंडीशन एंड रिमूव फ्रॉम इन्वेंट्री। राइट ऑफ करना है, 30 यूनिट्स आ गए, 180 पे हमने निकाला और ये हमारे पास निकल गया, बिकॉज ये राइट ऑफ कर रहे हैं, अनसेलेबल है, इशू हो गए। फिर 300 यूनिट हमने कैश में बेचे हैं और 1600 डिलीवरी कॉस्ट आई है, तो 300 यूनिट हमने ये भी निकाल दी है। लास्ट प्राइस 182 थी, तो मेरे पास अब रिमेनिंग इन्वेंट्री जो है वो बच्ची कितनी है? 370 की है, और वैल्यू कितनी है मेरे पास? 67,340 की। तो हमने सिर्फ कार्ड के ऊपर जो है सारा वो प्ले करना होता है। तो इसको अगर हम जमा करेंगे, टोटल मेरी परचेज कितनी बनती हैं? 235 की। कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरे पास कितनी बनती हैं? 2,03,340 की। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी बनती है? 67,340 की। अगर हमने GPF निकालना है उसका, तो हम लेंगे सेल्स। अब देखिए सेल्स की बात करें, उसने सेल्स की थी 72,000 की कैश पे, तो आ जाएगी हमारे पास 72,000 की सेल्स आ जाएगी कैश के ऊपर। उसके बाद उसने 4400 यूनिट्स जो हैं बेचे थे 92,400 की, और 40 डिस्काउंट ले लिया, तो हम ले लेंगे 92,400 का, और ये हम कितना लेंगे? 95% लेंगे। तो 92,400 का हम इसमें लेके ऐड करेंगे 95%। उसके अलावा हम इसमें क्या ऐड करेंगे? 61,000 जो है हम ऐड करेंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? टोटल सेल्स आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरे यहाँ पे गिवन है, वो है 2,03,340, वो मैं इसमें से लेस करवाऊंगा, तो मेरे पास क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आ रहा होगा। सो दैट वाज द क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के पर्सपेक्टिव पे हमारे सारे यहाँ पर थे। अब चूंकि हमारा मेन कंसर्न जो है वो MCQs है, हम MCQs को डिस्कस करते हैं, हम देखते हैं MCQs हमारे कैसे हैं और किस तरह से हम लेके चल रहे होंगे। इसके MCQs जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे से वो हो जाते हैं तो हमारा लाइक इन्वेंट्री ग्रिप जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी। तो MCQs चलते हैं, यहाँ पर आप पॉज लें, यहाँ पर आप ब्रेक लें, ताकि आपको MCQs समझने में थोड़ी सी आसानी जो है पेश आए। तो हम 1 मिनट के बाद जो है स्टार्ट करते हैं। चलें जी, अब हम सवाल देखते हैं, MCQs जो हैं वो सॉल्व करते हैं। अब चैप्टर हमने कंप्लीट डिस्कस किया है, चैप्टर हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अब MCQs की बात करते हैं। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग
इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेज। किसने हमें कॉस्ट ऑफ परचेज गिवन की है तो हमने बताना है इसमें क्या कुछ शामिल होगा। अब इस तरह का एमसीक्यू है तो हमें वो पूरा कंसेप्ट रिकॉल करना है कि कॉस्ट ऑफ परचेज में परचेज प्राइस और डायरेक्ट कॉस्ट वगैरह शामिल होते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज में आती हैं, द आंसर इज नो, लॉस नो, रेंट नो। हाँ, जो फ्रेट पे करेंगे बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट वगैरह होंगी वो हमारी जो है वो क्या होती हैं, बीच में आ रही होती हैं। तो इसका मतलब फ्रेट जो हमने पे किया है वो क्या बनेगा, वो हमारा इसका पार्ट जो है बन रहा होगा। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट आर इंक्लूडेड इन द कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, मटेरियल को कन्वर्ट करना। अब इसमें लेबर इन्वॉल्व होता है, इसमें क्या कहते हैं जो हमारी सैलरीज जो हैं लेबर्स की वो शामिल होती हैं तो आएगा। देखिए जो सेलिंग स्टाफ की कॉस्ट है वो तो कभी भी इसका पार्ट नहीं बनती, वो भी नहीं आएगा। अब कैरेज इन कॉस्ट जो है डैट इज रिलेटेड टू परचेजेस, तो ये भी इसमें नहीं आएगा बिकॉज ये परचेज करने से है मटेरियल में ऐड होगी, ये कन्वर्जन में नहीं है। कैरेज आउटवर्ड इसमें नहीं आएगा। हाँ, सैलरीज जो हैं सुपरवाइजर्स वगैरह की ओवरहेड्स की फॉर्म में हम क्या कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं। फिर कहता है जी आफ्टर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट अकाउंट साइमा रिव्यूज हर क्लोजिंग इन्वेंट्री, शी डिस्कवर्ड दैट सम आइटम्स इंक्लूडेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2600 कैन बी सोल्ड फॉर ₹2550 आफ्टर इनकर्ड सेलिंग कॉस्ट ऑफ 65। What effect will any required adjustment have on साइमा प्रॉफिट? क्या साइमा के प्रॉफिट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट आएगी? द आंसर इज यस। देखें उसने अपनी इन्वेंट्री कितने की रखी हुई है, 2600 की रखी हुई है। अब उसको लग रहा है कि यार इन्वेंट्री में तो एनआरवी कंसेप्ट आ गया। अब एनआरवी कहता है कि जी उसकी इन्वेंट्री कितने की बिक सकती है, 2550 रुपये की बिक सकती है अगर वो कितना खर्चा कर दे, 65 का। इसका मतलब उसकी एनआरवी कितनी है, 2485 जो है वो इसकी एनआरवी है, 2485। अब इसकी क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे था, इसको उठा के यहाँ पे लाना पड़ेगा। रिमेंबर यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको लिख लें कहीं पे, जो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक होता है इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा प्रॉफिट कम होगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा स्टॉक बढ़ेगा। पहले मैंने रखा था अपना क्लोजिंग स्टॉक 2600 का, अब मैं करूँ 2450 का। कितने से स्टॉक मेरा कम हो रहा है, 1.15 से, तो मेरा प्रॉफिट भी क्या होगा, 1.15 से डिक्रीज जो है वो हो रहा होगा। उसके बाद है द स्वीप कॉर्पोरेशन सेल्स 3 प्रोडक्ट अल्फा, बीटा एंड गैमा। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वॉज अवेलेबल एट द ईयर एंड। अल्फा की ओरिजिनल कॉस्ट है 10 रुपये पर यूनिट, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है 15, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है 3, इन्वेंट्री के यूनिट्स पड़े हुए हैं 300। ओके ठीक है। बीटा ओरिजिनल कॉस्ट है कितनी हमारे पास, 13, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट कितनी है, 14, प्राइस सॉरी सेलिंग कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 14, तो हम यहाँ पर ले लेंगे और 15। अब हम देखते हैं एनआरवी। देखिए जी एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट में से, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से सेलिंग कॉस्ट लेस करें तो मेरे पास क्या होती है, मेरे पास एनआरवी आ जाती है। तो 15 से 13 लेस किया तो मेरे पास यहाँ पे एनआरवी आ रही है 12। 14 से 5 लेस किया एनआरवी कितनी आ रही है, 9। 14 से 2 लेस किया एनआरवी कितनी आ रही है, 12। असूल क्या है, लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी पर रिकॉर्ड करना है। अब इस केस में ओरिजिनल कॉस्ट कम है तो हमारे पास आ जाएगा 300 इंटू 10, ये बनेगा हमारे पास 3000। यहाँ पे चूंकि एनआरवी हमारी 9 है, कॉस्ट 13 है, तो हम किस पर रिकॉर्ड करेंगे, 380 यूनिट्स को हम रिकॉर्ड करेंगे 9 के ऊपर, और ये मेरे पास आ जाएगा 3420 आ जाएगा। और ये है एनआरवी 12, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 15, तो हम किस पर रिकॉर्ड करेंगे, 12 से। 12 इंटू 240 पर लेकर चलेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू 240 आएगा 2880, तो ये आ जाएगा जी 2880। तो 3000 जमा 3400, 6420 जमा 2000, 8000, तो ये बनेगा हमारा गालिबन 9300।
9300 जो है जनाब इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा बन रहा होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू अ मोबाइल डीलर अबाउट हिज इन्वेंट्री एट द ईयर एंड। मोबाइल सेट ए है, कॉस्ट है NRV है, बी है कॉस्ट है NRV है, सी कॉस्ट NRV गिवन है, डी की भी कॉस्ट NRV गिवन है। कहते हैं व्हाट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शुड बी इन हिज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर्ड एट द ईयर एंड। देखें नहीं बताएं, पहला किस पे होगा, असूल क्या है, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। क्या कम है NRV, तो आ जाएगा मेरे पास 3300। दूसरा कॉस्ट या NRV, सर कॉस्ट कम है NRV ज्यादा है, तो हम इसे किस पर रिकॉर्ड करेंगे, हम इसे कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे। तीसरे पे NRV हमारी कम है, तो ये आ जाएगी मेरे पास 13000 इस पे। चौथे में हमारे पास ये है, तो ये आ जाएगी मेरे पास 14900 के ऊपर। तो 3300 जमा 13000 जमा 13900 जमा 14900, तो ये बनेगा डी ऑप्शन 45100। फिर द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डैनियल अमाउंट्स टू ₹13200, बट लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट सम डैमेज आइटम्स हैव आल्सो इंक्लूडेड। कॉस्ट क्या है उसकी 25000 है, टोटल रिपेयर कॉस्ट 3500 होगी और आफ्टर रिपेयर डैट कुड बी सोल्ड फॉर 18000। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन सवालों में कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं यार जो डैमेज कॉस्ट है वो भी हमें गिवन है 25000, रिपेयर कॉस्ट भी 3500 है, हमने क्या करना है NRV निकालनी, कैसे निकालेंगे। देखिए NRV का फॉर्मूला क्या होगा, हम लेंगे हमारी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, वो कितनी है हमारी, दैट इज 18000, हम बोले के चलेंगे। हमेशा क्या लेनी है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, वो कितनी है मेरे पास 18000 है, ठीक है। और रिपेयर कॉस्ट कितनी हमारी इनकर होगी 3500, तो 3500 हम इसमें से लेस करवा देंगे, तो ये मेरे पास कितने पे रिकॉर्ड होगा, ये मेरे पास रिकॉर्ड होगा 14500 के ऊपर। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने बताना है कि हमारी करेक्ट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी। अब देखिए मेरे पास 1,30,200 की इन्वेंट्री मौजूद है, इसमें से 25000 की मैं इन्वेंट्री लेस करवाता हूँ कॉस्ट पे, और NRV मेरी है 14500 की, अगर वो मैं ऐड कर दूँ, बिकॉज हमने लेना है कॉस्ट और NRV का इम्पैक्ट जो है वो हमने यहाँ पे लेके चलना है। तो अगर मैं करूँगा तो मेरे पास जवाब आ जाएगा, कितना बनेगा, कैलकुलेटर खोलने दें मुझे, ये बनेगा जी 130,200 माइनस 25000, बिकॉज ये कॉस्ट है, ये लेस किया, इन्वेंट्री है हमारे पास 14500 की, वो ऐड किया, तो ये मेरे पास आ जाएगी 1,19,700 की। तो ये मेरे पास क्या बन रही होगी, MCQs करते हैं, मुख्तलिफ सॉल्यूशंस गिवन होते हैं, कंफ्यूज हैं सर वो कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे, आसान, कीप इट सिंपल। NRV है, कॉस्ट में एडजस्टमेंट करनी है। अब आपको पता है कि NRV कम आ गई है और हमने क्या करना है, उसको NRV के ऊपर ही लेके चलना है। अब हमें पता है कि NRV कम आ गई है, तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट को लेस कर दो, NRV वाली वैल्यू ऐड कर दो, तो आपके पास रिवाइज वैल्यू जो है वो आ जाएगी। फिर 7th देखते हैं, कहता है जी फॉलोइंग इज द डिटेल ऑफ इन्वेंट्री ऑफ हामिद एट 31 दिसंबर 2018। प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है, प्रोडक्ट डी है, कॉस्ट भी गिवन है, NRV भी गिवन है। कहता है जी व्हाट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री शुड बी शोन बाय द कॉरपोरेशन इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बताएं किस कीमत में उसको लेके चलनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं, देखिए प्रोडक्ट ए है हमारे पास, ये आएगा कॉस्ट के ऊपर भी, कॉस्ट कम है इसकी, 15000 हो गया, ये आ गया मेरे पास 10000 के ऊपर, ये कंपेयर किया, ये मेरे पास आ गया 11000 के ऊपर, ये कंपेयर किया मेरे पास 12600 और 14, तो ये आ गया मेरे पास 12600 पे। तो 15000 जमा 10000 25 और 10 35 36 और 12 48600 के ऊपर हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो 48600 जो है हमारी ये है।
फिर 8वां देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिटेड एज अ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कौन सी नहीं है, कौन सी इन्वेंट्री की कॉस्ट नहीं है, ये बताना है हमने। नॉन रिकवरेबल टैक्सेस मतलब ये होती है नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, हम इन्वेंट्री एक वैल्यू में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। शिपिंग ऐड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड होते हैं, स्टोरेज कॉस्ट जो है वो इसका पार्ट नहीं बनती। फिर 9वां देखते हैं, एन एंटिटी सोल्ड गुड्स ऑफ वर्थ ₹1 मिलियन। एंटिटी ने 1 मिलियन के गुड्स जो हैं वो बेची हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, 6 लाख है। कैरेज आउटवर्ड्स हमने पे किया, कैरेज आउटवर्ड्स है सेल के साथ, कमीशन पे किया 50,000। व्हाट इज द ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट, हमने क्या करना है, हमने ग्रॉस प्रॉफिट बताना है और नेट प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट देखें जी, मेरे पास आ जाएंगे सबसे पहले सेल्स मेरे पास कितनी है, मेरे पास सेल्स हैं 1 मिलियन की, इसमें से मैंने लेस करवानी है अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स है मेरे पास 6 लाख की, तो मेरे पास मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, वो कितना बनेगा, 4 लाख। मेरा जीपी कितना बन रहा होगा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो बनेगा 4 लाख। अब इसमें से मैंने देखना है 4 लाख वाला ऑप्शन कौन सा है। अगला मुझे नेट प्रॉफिट पे जाने की नीड ही नहीं है। देखें इस पे जीपी 6 लाख है, द आंसर इज हाँ 6 तो नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सी ही डायरेक्ट ऑप्शन है। अगर एनपी भी निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। अब इसमें से हम कमीशन जो पे किया 50,000 की वो भी लेस करवा देंगे, कैरेज आउटवर्ड पे किया 50 का ये भी लेस करवा देंगे, तो मेरे पास 3 लाख जो है वो क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट जो है वो आ जाएगा। उसके बाद है 10वां जी, बजूका लिमिटेड। ओए हो दहशतगर्द आ गए हैं। बजूका लिमिटेड, शुक्र है शजूका लिमिटेड नहीं कह दिया। मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स ऑफिस इक्विपमेंट फॉर वर्क प्लेसेस। द स्टॉक ऑफ इक्विपमेंट वॉज इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑफ 31 दिसंबर 2019 एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000 पर इक्विपमेंट। कॉस्ट कितनी है, 50,000 है। ओके, हम कॉस्ट को हाईलाइट कर लेते हैं। हमारे पास कॉस्ट कितनी मौजूद है, 50,000। लिख लेता हूँ, मुझे अपना पंगा पढ़ना किस में है, कॉस्ट में पढ़ना है। फिर कहता है ड्यूरिंग द फाइनल ऑडिट, जब उसका ऑडिट हुआ, फाइनल ऑडिट चल रहा था, द ऑडिटर्स नोटेड दैट, ऑडिटर्स को लगा सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस जो है 15 जनवरी को 40,000 पर आइटम है। ओके, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है, 40,000 है। Further inquiry revealed that during physical stock take, a water leakage has been damaged. Accordingly, in the following week, BL spent a total of 15,000 per equipment for repairing that value. और cost of repair कितनी है उसकी, 15,000 है, तो estimated cost जो इनकर होगी वो हम 15 पे लेस करवा देंगे। मेरे पास NRV आ गई 40, 10 के 30, और ये कितना बचा मेरे पास, ये मेरे पास 25,000 जो है वो बचा। कॉस्ट कितनी है, 50,000। NRV कितनी है, 15,000। तो अब हमने बताना है कि कितना इसको लॉस हुआ है, तो 50 से 25 पे लिखेंगे तो इसको 25,000 जो है NRV लॉस हुआ है। तो NRV कितनी होगी, NRV इसकी 25,000 है, और लॉस पे कितना होगा इसका होगा, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन बन रहा होगा। फिर कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड एज अ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का बताएं कौन सा पार्ट बनेगा, वेस्टेज नहीं बनती, स्टोरेज नहीं बनती, वेरिएबल कॉस्ट नहीं बनती है, डी आ जाएगा। फिर 12वां देखते हैं, कहते हैं स्पाइस लिमिटेड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल फ्रॉम चीना वर्थ ₹10 मिलियन, दे पेड 8,000 एज इम्पोर्ट, 2 लाख एज इम्पोर्ट टैक्सेस। कहते द इम्पोर्ट टैक्सेस वर सब्सिक्वेंटली रिफंडेड, ये रिफंड हो जाएंगे। दे पेड 1.5 लाख फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ओके। 2 लाख पोर्ट हैंडलिंग के इसने पे किए हैं, ओके। और मार्केटिंग एक्सपेंस हैं लाख के, और ओवरहेड्स हैं 2 लाख के। हमने कॉस्ट ऑफ क्या करनी है, ये निकालनी है। तो देखें जी, परचेज़ किया 10 मिलियन का, मैं रुपीज़ 10,000 हो गया। आपने इंपोर्ट का कितना पे किया, 800 का, ये आ जाएगा। 200 के टैक्स है, ये रिफ़ंड है, ये नहीं आएंगे बीच में।
ट्रांसपोर्टेशन आपने पे की है 1.5 लाख की, ये भी आ जाएगा, और 200 आपने किए हैं पोर्ट हैंडलिंग के, ये भी आ जाएंगे। 10,000 जमा 800 ये होगा 11, तो ये बनेगा हमारे पास 11,150 ऑप्शन बनेगा। ओवरहेड्स नहीं आते, मार्केटिंग नहीं आती, रिफंडेबल टैक्सेस जो हैं वो भी इसमें नहीं आएंगे। फिर एनी अमाउंट ऑफ राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू नेट रियलाइजेबल वैल्यू शुड, जो हम अमाउंट राइट ऑफ करेंगे एनआरवी के ऊपर क्या करेंगे। अब देखिए प्रिंसिपल हम पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास कॉस्ट थी लाख रुपया, एनआरवी है 80,000, तो हम कॉस्ट लाख से जब 80,000 के ऊपर आए हैं, वो जो 20,000 का डिफरेंस आया हुआ वो लॉस है, और वो मेरा क्या होगा एज एन एक्सपेंस के तौर के ऊपर क्या हो रहा होगा, रिकॉर्ड हो रहा होगा। फिर एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डनरी कॉस्ट ऑफ बिजनेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या होती है, ये तो इसने एनआरवी की डेफिनेशन जो है वही हमसे पूछ ली है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी एक्सपेंस आउट, कौन सी एक्सपेंस आउट होनी चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ परचेज तो कैपिटलाइज होती है, मतलब इन्वेंट्री का। एक्सपेंस आउट का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टली हम इसे कहाँ लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंपोर्ट ड्यूटीज रॉ मटेरियल पे किए हैं जो अथॉरिटीज़ को हैं, ये भी क्या होंगी, इन्वेंट्री का पार्ट बनेंगी। ओवरहेड भी इन्वेंट्री का पार्ट बनेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनती, कहाँ जाती है, हमारे एक्सपेंसिस में जा रही होती है। फिर कामरान इज एन इंटीक डीलर, हिज इन्वेंट्री इंक्लूड अ क्लॉक विच कॉस्ट ₹158,000. Kamran expects to spend 7,000 on repairing the clock, which will mean that he will be able to sold to ₹260. To replace the same item of inventory would cost 255. At what value the clock should be included in Kamran inventory? हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे, सिंपल सी बात है। देखें जी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है, 2,60,000, कॉस्ट कितनी लगनी है 7,000 की, कितने की बिक जाएगी हमारे पास 253 की बिक जाएगी। तो 253 जो है वो क्या है, इसकी एनआरवी है। देखिए जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है ना, मैं आपको लिख देता हूँ, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट जब भी एमसीक्यूज करना है तो ये आपके लिए इररेलेवेंट है, इसको आपने कंसीडर नहीं करना। तो सर एनआरवी 253 की है, कॉस्ट 158 की है, तो हम तो लोअर पे लेके चलेंगे, तो हम इसको किस पे लेके चलेंगे, हम इसको 158 के ऊपर ही क्या करेंगे, हम इसको लेकर चल रहे होंगे। फिर 17 की बात करते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द फॉलोइंग। यूनिट कॉस्ट होती है पर यूनिट कॉस्ट, लेबर 500 का, मटेरियल 300 का, सॉरी लेबर 300 का, मटेरियल 500 का, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 100 के, वेरिएबल ओवरहेड्स जो है वो 250 के हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इनको देखेंगे। हाँ देखें, 500 ऐड होगा, 300 ऐड होगा, 100 ऐड होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कभी भी नहीं आते, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है वो तो नहीं आते ना, हम हमेशा प्रोडक्शन ओवरहेड लेते हैं। तो 5 3 800 ये कितनी बनेगी, ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर 18 की बात करते हैं कि जैजिब एसोसिएट्स हैज़ 40 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री आउट ऑफ विच 10 यूनिट्स आर डैमेज्ड। द कॉस्ट पर यूनिट इज़ ₹2554 एंड नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज़ 290। हम लिख लेते हैं, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है मेरे पास इसकी डैट इज़ 2554 और सेलिंग प्राइस कितनी है 2900 की। डैमेज यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू सोल्ड एट 60% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस। जो डैमेज यूनिट्स हैं वो कितने के हो जाएंगे, 60% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस के ऊपर क्या हो जाएंगे, बिक जाएंगे। The selling cost of ₹150 are incurred or each unit whether normal or damaged। ठीक है, what is the amount of inventory write down जो हमने यहाँ पे करनी है वो हमने यहाँ पे बताना है। देखिए जी, पहली बात है 30 यूनिट्स हैं तो नॉर्मल यूनिट्स के ऊपर तो कुछ नहीं है। जो डैमेज यूनिट्स हैं उसके ऊपर जो है हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेकर चल रहे होंगे। देखिए ना, अब हमारे पास हैं 30 यूनिट्स। 30 यूनिट्स की जो कॉस्ट है मेरे पास वो है 2554। अगर मैं इन 30 यूनिट्स की एनआरवी जो है वो अगर कैलकुलेट करूँ तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी है
2900 है। उसने कहा है नॉर्मल है, जो भी है उसके ऊपर कॉस्ट लगनी है 150, तो ये 2750 आती है NRV। तो लो कॉस्ट तो कम है, तो 30 यूनिट्स तो मेरे 2554 के ऊपर ही क्या होंगे, रिकॉर्ड हो रहे होंगे। क्या होंगे, 2554 के ऊपर ही रिकॉर्ड हो रहे होंगे। अब बात करते हैं इन 10 यूनिट्स की। 10 यूनिट्स की कॉस्ट तो मेरे पास अभी भी कितनी है, 2554 है। अब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकालते हैं। उसने कहा है 60% ऑफ कॉस्ट पर बिकेंगे। उसने कहा डैमेज इन्वेंट्री आर सेलिंग प्राइस जो 2900 है उसका 60% के ऊपर हम इन्हें क्या करेंगे, बेचेंगे। तो हमारे पास जो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस आ जाएगी 2900 का, अगर हम लें 60% तो ये बनेगी 1740। कितनी बनेगी, 1740। इसमें से हम लेस करवाएंगे, जो मेरी कॉस्ट है वो है 150 की। तो 1740 में से 150 जो है मैंने क्या किया, लेस करवा दिया। तो मेरे पास इन्वेंट्री NRV कितनी आई है, 1590 आई है। तो अब मेरे पास देखना है कॉस्ट कितनी है, मेरे पास 2554, मेरे पास ये कितनी है 1590। तो 2554 से अगर मैं 1590 के ऊपर जाऊंगा तो मेरे पास पर यूनिट लॉस कितना आएगा, 2554 माइनस 1590, 964। तो 964 का मेरे पास NRV लॉस है, 10 यूनिट्स हैं, तो 9640 जो है मेरा क्या बनेगा, अप्रोप्रिएट आंसर जो है बन रहा होगा। फिर गालिब एसोसिएट्स हैज़ 20 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट C4 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹3360 ईच। द प्रोडक्ट हैज़ बीन सोल्ड एट ₹4000 पर यूनिट एंड ₹150 कमीशन इज पेड ऑन ईच यूनिट सोल्ड। 20 यूनिट है, 3660 का बिकेगा। प्रोडक्ट जो है 4000 पर यूनिट का हम बेच रहे हैं, 150 की कमीशन है। अ न्यू प्रोडक्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बाय अ कंपटीटर ने एक नया प्रोडक्ट जो है इंट्रोड्यूस कराया है। इट इज़ सिमिलर टू दैट प्रोडक्ट, मार्केटिंग हो रहा है 3200 का। गालिब इज इन द ओपिनियन दैट इन द फ्यूचर इट विल हैव टू रिड्यूस प्राइस ऑफ ₹3500 पर यूनिट। कैलकुलेट NRV पर यूनिट प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो देखें जी, उसने कहा है एस्टिमेटेड प्राइस कितनी होगी, एस्टिमेटेड 3500, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट कितनी है 150, तो कितना बचाइए 3350। तो 3350 जो है वो हमारे पास क्या कंसीडर होगी, 3350 हमारी ये कंसीडर हो रही होगी। उसके बाद देखते हैं जी अरमा एसोसिएट। अरमा एसोसिएट्स 40 यूनिट्स इन्वेंट्री, 10 यूनिट्स आर डैमेज। द कॉस्ट पर यूनिट इज 2000, नॉर्मल सेलिंग प्राइस 3000। डैमेज यूनिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड एट 80% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस। द सेलिंग कॉस्ट ऑफ ₹100 आर इनकर्ड ऑन ईच यूनिट सोल्ड वेदर नॉर्मल और डैमेज इन्वेंट्री। व्हाट इज़ द अमाउंट टू बी राइट ऑफ इफ़ एनी। ये सवाल और ये सवाल सेम है, इसलिए ये वाला आप लोगों ने खुद करना है। वैसे प्रेमा फशाए लग भी ये रहा है कि इसमें तकरीबन ना देखा जाए तो सेलिंग प्राइस 3000 है, 3000 के 80% बनता है हमारे पास 2400। तो 2400 में से हम करें लेस तो ये हो जाएगा 2200। तो गालिबन इसका जो इन्वेंट्री लॉस आ रहा है इसमें अगर आप मोटा मोटा देखें तो कॉस्ट है आपके पास 2000 और सेलिंग प्राइस 3000 है, तो ये बन रहा है हमारे पास ये, तो तकरीबन 300 का लॉस आ रहा है। तो हम इसको तकरीबन डी ऑप्शन बन रहा है, बिकॉज इसमें तो कोई लॉस हो नहीं रहा, अभी भी वो कॉस्ट से ऊपर ही बिक रहा है। कॉस्ट 2000 है, NRV 2300 बनती है, तो इसका प्रोबेबली आंसर डी बनेगा। इसको मैं आपके लिए ओपन छोड़ूँ या आप लोगों ने ज़रा खुद करना है। फिर 21वां देखते हैं, इन प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द करंट ईयर एन एंटिटी क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज अंडरस्टेटेड बाय 2 लाख। क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 लाख से कम हो गई है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस एरर। देखें मैं आपको बता दूं, क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन जो है वो डायरेक्टली होता है ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। अगर क्लोजिंग स्टॉक हमारा कम होगा
हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी कम होगा। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और ओपनिंग स्टॉक का हमारे साथ जो है ना वो होता है इन्वर्स रिलेशन जीपी के साथ। ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा, जीपी कम, ओपनिंग स्टॉक कम, जीपी ज़्यादा। जी अब देखें, आपने 2 लाख से प्रॉफिट कम किया है, 2 लाख से आपका प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक जो है कम हुआ, तो करंट ईयर प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगले साल क्योंकि आपकी इन्वेंट्री जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये जो है इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट बनता है। फिर 22वां चलते हैं, कहते हैं जी मारिया हैड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 900 यूनिट्स एट ₹5 यूनिट as at 1st January 2019. During the month she made following purchases and sales transaction. ओपनिंग इन्वेंट्री उसने हमें गिवन की है, जनवरी 5 को उसने 1000 यूनिट्स ख़रीदे हैं 6 पर यूनिट के हिसाब से। जनवरी 9 पे उसने लिए हैं 1250 यूनिट्स सोल्ड किए, 15 को उसने लिए हैं 600 यूनिट्स 6 पर यूनिट के हिसाब से। 28 को उसने लिए हैं 550 यूनिट। मारिया यूजेस periodic weighted average cost method for inventory valuation. What is value of closing inventory at 31 जनवरी 2019? हमने बताना है क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी। तो पहले तो हम ले लेते हैं ना कि इसके पास थे 900 यूनिट्स ओपनिंग थे, 1000 इसने ख़रीदे हैं, फिर इसने 600 ख़रीदे हैं, तो 900 जमा 1600 यूनिट्स जो हैं वो इसने क्या किए हैं, ख़रीदे हैं। इसमें से जो इसने बेचे हैं वो 1250 बेचे हैं और 550 जो हैं वो इसने इसमें से सोल्ड किए हैं। तो 16 में से ये गए तो हमारे पास क्लोजिंग यूनिट जो है वो कितने बन रहे हैं, वो 700 के बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, 700 के यूनिट्स जो हैं वो बन रहे हैं। और इसने हमें बता दिया। अब हमने क्या करनी है, हमने इसकी एवरेज प्राइस जो है वो निकालनी है, क्या होगी और कितनी होगी। तो हम निकाल सकते हैं एवरेज प्राइस। तो हमारे पास जो है वो 900 यूनिट से 5 रुपये के हिसाब से हम वो लेके चलेंगे। फिर इसने 1000 यूनिट्स लिए थे, हमारे पास 6 रुपये के हिसाब से हम वो लेके चलेंगे। तो ये हो गए हमारे पास 1600 यूनिट्स। और इसने हमारे पास 600 यूनिट्स लिए थे 7 रुपये के हिसाब से। टोटल यूनिट कितने बनते हैं, 2500। तो 900 × 5, इसको अगर हम फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जवाब क्या आएगा, 5.88 आएगा। हमने बताना है क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है। क्लोजिंग मेरे पास पड़े हुए हैं 700, इसको मल्टीप्लाई करना है 5.88 से। तो जो मेरा आंसर आएगा डेट विद द बी ऑप्शन 4116 जो है इसका आंसर बन रहा होगा। फिर आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ एन आइटम हैविंग कॉस्ट ऑफ ₹2500 and a net realizable value of 3000 has been omitted from the year end inventory count. एक क्लोजिंग कॉस्ट थी, आपने 2500 की लिखी ही नहीं है और उसकी NRV कितनी थी आपके पास, 3000 थी। तो लोअर ऑफ कॉस्ट पे आनी चाहिए, हमने लिखा ही नहीं है। जब हमने लिखा ही नहीं है तो इन्वेंट्री हमारी कम है। इन्वेंट्री हमारी किससे कम है, 2500 के। बिकॉज पहली बात है असूल, कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है हमारे पास 2500, NRV कितनी है हमारे पास 3000 है। तो हमने किस पे लेके चलनी है, हमने 2500 पे ही लेके चलनी है। फिर 24वें की बात करते हैं, कहते हैं जी 24वें पे, इफ़ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज़ अकाउंटेड फॉर एज 240 इंस्टेड ऑफ ₹180 देन, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री उसकी 240 है 180 के बजाय, तो अब हमारा क्या होगा आंसर। तो इसको देखते हैं हम। अगर हमने क्लोजिंग इन्वेंट्री 240 की लिख दी है और 180, तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ी हुई है। अभी बताया है क्लोजिंग इन्वेंट्री का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी हमारा प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अगर हमारा प्रॉफिट इंक्रीज़ है तो क्या एरर है कि हमारा जीपी जो है वो हमने एग्जैजरेट जो है वो किया हुआ है। फिर है जी ऑन ऑर्गेनाइजेशन हैड ओपनिंग इन्वेंट्री यूनिट्स जो है वो कितने के हैं, 35,000 यूनिट्स हैं। ओके।
ड्यूरिंग द मंथ इट मेड परचेजेस ऑफ 40,000 यूनिट। उसने क्या किया है, 40,000 यूनिट्स की परचेजेस की हैं 5 यूनिट के हिसाब से। सेल्स वर 50,000 यूनिट्स, सेल्स कितनी हुई हैं 50,000 यूनिट्स की। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इफ़ मंथली if during the month if entity uses continuous weighted average valuation method जो उसने हमें बताया। तो ओके अभी कर लेते हैं। देखें जी, उस यूनिट्स कितने लिए थे 35,000, किसके ऊपर 3.5 के हिसाब से जमा कर देंगे। और इस यूनिट्स कितने लिए थे 40,000, किसके हिसाब से 5 के हिसाब से। तो ये जो है उसकी बनती है टोटल वैल्यू। और टोटल कितने यूनिट बनते हैं 75,000। आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, वो कितनी बनेगी 4.3। सेल्स कितनी की हैं आपने 50,000 यूनिट्स की, तो 50,000 इसको मल्टीप्लाई किया 4.3 से, तो आपके पास जवाब क्या आएगा 215। तो 215 जो है वो क्या बनेगी आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो है वो बन रही होगी। उसके बाद है हमारे पास कहता जी ऑन 1 जुलाई 2018 इमाद हैड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 50 यूनिट्स एट द कॉस्ट ऑफ ₹60। ओके, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है 50 यूनिट्स की है। फिर जुलाई 9 कहता है 120 यूनिट्स परचेज़, हमने कितने यूनिट्स परचेज़ किए हैं 120। ओके, उसके बाद हमने 45 यूनिट्स और परचेज़ किए हैं, वो भी ऐड कर देंगे। 65 हमने यहाँ बेचे हैं और 100 हमने यहाँ बेचे हैं। तो टोटल हमारी इन्वेंट्री कितनी बनती है, इन्वेंट्री क्लोजिंग 50 जमा 120 से बनेंगे 170 जमा 45 किया तो इसमें 165 हमने लेस करवा दिए, तो गालिबा 50 हमारे पास जो है वो क्या बनते हैं क्लोजिंग यूनिट्स जो हैं बनते हैं। चलिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एट 31 मार्च यूजिंग द FIFO मेथड। FIFO मेथड के मुताबिक बताना है कि हमारे पास इन्वेंट्री कितनी पड़ी होगी। देखें जी, ये 50 यूनिट्स थे 60 के हिसाब से बिक गए। ये 120 यूनिट्स थे हमारे पास किसके हिसाब से 65 के हिसाब से। अब इसमें से क्या हुआ होगा, जब ये 50 यूनिट्स थे 50 यहाँ से गए, ये 120 थे, इस 120 में से पहले हमारे गए 15, तो मेरे पास कितने बचे थे 105। 105 में 100 गए तो मेरे पास बच गए 5, तो 5 मेरे पास यूनिट्स बचे हैं जो मैंने लिए थे 65 के हिसाब से, और 45 मेरे पास यूनिट्स बचे हैं वो जो मैंने लिए थे 67 के हिसाब से। तो ये मेरे पास आ जाएगा इसका जवाब, डैट विल बी 3340, क्योंकि हमारे पास 5 यूनिट्स पड़े हुए हैं 65 वाले और 45 यूनिट्स पड़े हुए हैं 67 वाले, तो 3340 जो है वो हमारा इन्वेंट्री बनेगा, विच इज़ नॉट परमिटेड बाय लास्ट इन फर्स्ट आउट। लाइफो जो है वो अब हमें अलाउ नहीं है। फिर है जी फिल मॉरिस लिमिटेड is in the business of procuring a specific type of machine and sells them to international markets. During the year, PML bought 4 machines costing ₹12 million and ₹14 million and ₹13 million and 10 million. उसने 4 मशीनें ली हैं 12, 14, 13, 20, 10 की। During the year, it only sold 1 machine for ₹14 million. What will be the and follows the FIFO? Which statement is true? हमने बतानी है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज़ 37 एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स इज़ 10। पहले तो हमने देखना है उसने एक मशीन ली थी, पहली मशीन 1 12 की, मशीन 2 14 की, मशीन 3 13 की, मशीन 4 10 की, ये 4 मशीनें ली थी। अब उसने बेची है एक ही मशीन, तो फर्स्ट इन होनी है हमारे पास फर्स्ट आउट, तो ये मेरे पास क्या आनी चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 12 इसमें है नहीं, इसमें है नहीं,
इसमें है ऑप्शन सी जो है मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा कि मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, 12 मिलियन है, और मेरी टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 10, 24 और 13 37 मिलियन जो है मेरी बनती है। तो थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना है, एक चीज़ करेक्ट ढूंढ लें, देखें उस ऑप्शन में करेक्ट चीज़ कौन सी है। अब 10 करेक्ट नहीं थी, 14 करेक्ट नहीं थी, 13 करेक्ट नहीं थी, 12 करेक्ट थी, तो डायरेक्ट जाके 12 ढूंढा, ऑप्शन सी जो है वो मैंने क्या कर दिया, अपना करेक्ट जो है वो कर दिया। फिर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू शाज़म इंटरप्राइजेज फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। 1 मार्च को ओपनिंग इन्वेंट्री है कितने की, 400 यूनिट्स की, और क्या वैल्यू है, 100 रुपीज़ ईच। ओके, 8 मार्च को परचेज़ किया 100 यूनिट्स 150 के हिसाब से, और फिर 300 यूनिट्स परचेज़ किए 200 के हिसाब से। 9 यूनिट्स वर सोल्ड इन द मार्च, कोई यूनिट्स नहीं बेचा। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री पर यूनिट ऑफ एससी एज 31 मार्च 2020 पेड ऑन वेटेड एवरेज मेथड। हमने बताना है वेटेड एवरेज मेथड को हमारा कॉस्ट जो है वो बनेगी। तो सिंपल सी बात है, हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास टोटल यूनिट्स जो हैं वो कितने मौजूद हैं, हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री है मेरे पास 400 यूनिट्स की, वो हैं 100 के हिसाब से, तो 400 × 100 करेंगे, फिर 8 मार्च को, फिर 24 मार्च को, फिर हमने बताना है 31 मार्च को मेरे पास कितनी इन्वेंट्री कॉस्ट बन रही होगी। तो आप इसको, हमें वैल्यूज गिवन है ना, 40 जमा 15 जमा 60 करें, डिवाइड करें, आपकी यूनिट्स हैं 100, 150 और 200 के, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और वो कितनी बनेगी अभी कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। थोड़ी ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको इस तरह से करेंगे। वेटेड एवरेज निकाल लिया ना हमने, तो हमारे पास से ओपनिंग यूनिट से हमारे पास 400, ये हो गया 40,000। फिर हमने 100 यूनिट्स मज़ीद लिए हैं, ये हो गए मेरे पास 500, ये मैंने लिए हैं 15,000 की, तो ये मेरे पास कितना हो गया, 55,000। तो 55,000 को 500 पर डिवाइड किया, 55,000 को 500 पे डिवाइड किया, तो ये मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट आएगी 110। फिर मैंने लिए हैं 300 यूनिट्स मज़ीद, तो ये हो गए हैं 800, और यहाँ पे कितने के लिए थे मैंने, ये 60,000 के, तो ये हो जाएगा 115। 115 को डिवाइड किया 800 पे, तो ये आ जाएगा 143.75। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या बनेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बन रहा होगा। फिर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू शाज़म इंटरप्राइजेज फॉर द मंथ। ओके, सेम क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ये इसमें कोई तब्दीली वगैरह तो नहीं लग रही मुझे। हाँ, सेम क्वेश्चन है, यही था लास्ट में भी, वेटेड एवरेज यही लास्ट में है। हाँ, तो इसका मतलब पीरियोडिक और परपेचुअल, अच्छा पीरियोडिक और परपेचुअल का फ़र्क है इसमें। तो हमने देखना है क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना होगा, वो हमने यहाँ पे देखना है। तो वैल्यू हमारे पास है टोटल 115 जो बनती है 40 और 60, 10, 115। टोटल यूनिट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल यूनिट्स हैं हमारे पास 800, तो 115 को हम 800 पर डिवाइड करेंगे तो जवाब तो हमारे पास यही आएगा। तो एक बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बन रहा होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम शुड बी डिस्क्लोज्ड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 2।
IAS 2 के मुताबिक हमने क्या डिस्क्लोज करनी है, एवरेज होल्डिंग पीरियड नहीं, कस्टमर नहीं, लीड टाइम नहीं, अमाउंट कितनी एक्सपेंस आउट होगी वो हमने देखनी है। फिर 32वें का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग पॉलिसीज डिस्क्लोजर है, कॉस्ट फार्मूला है, अमाउंट रिटर्न डाउन है, लोकेशन कभी भी डिस्क्लोजर में हमारे नहीं आती। फिर सुपर इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड 10 एयर कंडीशनर फॉर 50,000 ईच, 2 of these were installed in office, 3 have been sold to customers at a profit margin and remaining are held in stock for resale. Which of the following represent correct accounting treatment? बताएं जी ज़्यादा बेहतर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कौन सा है। अब देखें इस तरह का सवाल है हमारे पास, हमने बताना है हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगी। 10 एयर कंडीशन लिए थे 50,000 के, 2 लगा लिए हैं, 3 बेचे हैं, 3 बेचे हैं ना, तो देखें 50,000 का एक था, 3 हमने बेच दी हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होगी मेरे पास 1.5 लाख। अब 1.5 लाख वाला ऑप्शन देखें कौन सा है, क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स पहला है, नहीं, दूसरा है, नहीं, ये 2 हो गए। अब हमारे पास बचता है 2 ऑप्शन है, इसमें देखते हैं। अब इन्वेंट्री देखनी है हमारे पास कितनी मौजूद है, 10 लिए, 3 बेच दिए, 2 लगा दिए, बाकी पड़े मेरे पास 5 ऐसी, तो 50,000 इंटू 5 किया कितना है 2.5 लाख। इन्वेंट्री 2.5 लाख की बढ़ी हुई है, तो ऑप्शन डी जो है मेरा यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन जो है वो कंसीडर होगा। फिर 34वें का है हल्क बिल्डिंग मटेरियल यूज 500 सीमेंट बैग्स फॉर इन्वेंट्री for constructing parking area of their office building. How these 500 cement bags should be accounted for? उसने कहा कि है, उसने क्या किए हैं 500 यूनिट्स जो है इन्वेंट्री उठा के पार्किंग एरिया में लेके चल गए हैं। इट शुड बी रिमेन इन इन्वेंट्री, नहीं इस्तेमाल हो गए हैं। इट शुड बी इंक्लूड इन्वेंट्री, नहीं इस्तेमाल हो गए हैं। इट शुड बी चार्ज एज एक्सपेंस, नहीं। हाँ बिल्डिंग में इस्तेमाल हुए, हमने एक एसओटी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की है, तो इसकी कॉस्ट का पार्ट जो है हम क्या कर रहे होंगे, बना रहे होंगे। उसके बाद है विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर रिकग्नाइज्ड एज एक्सपेंस। इन्वेंट्री सोल्ड हमारा एक्सपेंस होती है, इन्वेंट्री रिमेन्ड अनसोल्ड कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनती है। अमाउंट ऑफ राइट डाउन टू NRV, हाँ ये भी एक्सपेंस होती है, तो ये भी एक्सपेंस नहीं है। जो NRV पे हम लेके आते हैं वो खर्चा होता है, वो लॉस होता है, NRV लॉस हमारा एक्सपेंस कंसिडर होता है। फिर 36वें की बात करते हैं। एट 1 दिसंबर 2018 निदा हैड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 20,000। एट 31 दिसंबर 2018 निदा हैड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 35,000। ओपनिंग 20 की है, क्लोजिंग 35 की है। फिर द फॉलोइंग एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री व्हेन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस। अब ओपनिंग इन्वेंट्री की क्या होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट होती है, इन्वेंट्री हमारा क्रेडिट जो है वो हो रहा होता है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री अकाउंट हमारा डेबिट होता है और कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है मेरी क्या हो रही होती है, क्रेडिट हो रही होती है। ये हमने वहाँ पे बेसिक जब हम वो पढ़ रहे थे पीरियोडिक और परपेचुअल, हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना था 20,000 का। अब देखिए 20,000 डेबिट कहाँ पे हो रहा है, तो डी पे भी नहीं है, बी पे भी, इन दोनों में तो नहीं है, ए और बी हमारा हो सकता है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी डेबिट होगी 20,000 से, इन्वेंट्री होगी हमारी क्रेडिट 20,000 से। तो एंट्री की अगर हम बात करें तो ये पहली एंट्री है वही इसका बन रहा है, तो सी भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स, इन्वेंट्री 20,000 से क्रेडिट, फिर इन्वेंट्री डेबिट क्लोजिंग की कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी क्या होगी, इस अमाउंट से क्रेडिट हो रही होगी। तो हमने इसको यहाँ पे इस तरह से रिकॉर्ड करना होता है। फिर अगला देखते हैं। अली हैड ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 1.5 लाख, परचेजेस मेड ड्यूरिंग द पीरियड वर 25,50, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर वर 45 लाख। ही हैड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ ₹1 मिलियन। ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा वो हमने बताना है। सेल्स कितनी की हैं उसने सेल्स की हैं हमारे पास 45 लाख की। ओपनिंग इन्वेंट्री थी हमारे पास कितने की, 1.5 मिलियन की। परचेजेस हमने की हैं 2,550,000 की। क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 1 मिलियन की। तो हम ये लेस करवाएंगे तो मेरे पास जो आ रहेगी इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहेगी। तो 45 लाख में से हमने सारा लेस करवाया तो मेरे पास आ जाएगा ये
तो हमारे पास जो गेन आ रहा होगा वो होगा 145,000, सॉरी ये 3 आएगा ना, हाँ ये 3 आएगा, तो 145,000 ये हमारा क्या होगा, गेन कंसिडर हो रहा होगा। फिर आगे चलते हैं, कहते हैं जी विच एंट्री फॉर गुड्स व्हाट इज़ करेक्ट एंट्री फॉर गुड्स टेकन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए जब एंट्री होगी तो क्या होनी है, देखिए ड्राइंग्स डेबिट होनी चाहिए। अब देखते हैं ड्राइंग्स कहाँ कहाँ पे डेबिट हुई हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट तो हर जगह पे डेबिट हो रही है, ओके ड्राइंग्स डेबिट होनी चाहिए। परचेजेज अकाउंट जो है वो होना चाहिए क्रेडिट, मतलब हम इसकी एंट्री पास करेंगे, ड्राइंग्स जो है वो हमारे डेबिट होंगी, परचेजेज अकाउंट जो है वो हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो सेल्स ना, ट्रेडिंग अकाउंट ना, ऑप्टिंग ना, ए ऑप्शन जो है वो क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन कंसीडर हो रहा होगा। फिर ये बल्क बिल्डिंग मटेरियल्स यूज्ड 500 सीमेंट बैग्स फॉर इन्वेंट्री फॉर कंस्ट्रक्शन पार्किंग एरिया ऑफ देयर ऑफिस बिल्डिंग, हाउ दीज 500 सीमेंट बैग्स शुड बी अकाउंटेड फॉर अंडर पीरियोडिक इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग सिस्टम। पीरियोडिक इन्वेंट्री में देखिए हमने बिल्डिंग में इस्तेमाल किया है तो एक चीज़ तो डेबिट होनी चाहिए, वो है हमारे पास नॉन करंट एसेट, वो हम डेबिट करेंगे। अब नॉन करंट एसेट्स किस किस में डेबिट हो रहे हैं, ए में भी नहीं हो रहे, बी में 2 कैंसिल कर दिए हमने। और हमारी अब चूँकि 39 ये MCQs है, इसमें हम पीरियोडिक में हम परचेजेस का अकाउंट बनाते हैं, इन्वेंट्री अकाउंट नहीं बना रहे होते, तो हमारा नॉन करंट एसेट जो है वो डेबिट हो जाएगा और परचेजेस अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा, इन्वेंट्री इसमें नहीं आएगी। फिर 40 की बात करते हैं, इफ़ ट्रायल बैलेंस इंक्लूड परचेज एंड परचेज रेट काउंट, ये किसकी इंडिकेशन है हमारे पास कि हम पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम बना रहे हैं। इन विच ऑफ द 2 फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस आप पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो मोर रिलायबल है, लार्ज साइज आइटम और लो वैल्यू आइटम्स के ऊपर हम रिलायबल इसको लेके चल रहे होते हैं। In which 2 of following circumstances a perpetual inventory system might be more suitable, हाई वैल्यू आइटम और जहाँ पे फ्रिक्वेंटली मूवमेंट्स हो रही होती हैं उसमें हम इसको लेके चलते हैं, तो ये परपेचुअल का और पीरियोडिक का आपने याद रखना है। फिर एन एंटिटी यूजिंग पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग 2 आर करेक्ट फॉर रिकॉर्डिंग अ क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन, कौन सा है, पीरियोडिक। अब डेबिट किसने होना है, देखें आपने सेल्स की हैं, आपने क्या की हैं, आपने सेल्स की हैं, सेल्स क्या करेंगे हम उसको लेके चलेंगे। तो 2 एंट्रीज कौन सी हैं, तो डेबिट हम करेंगे जब भी सेल्स होंगी, रिसीवेबल डेबिट है। अब अगला भी देखना, देखिए इन चारों ऑप्शन में रिसीवेबल कहाँ डेबिट हो रहा है, ये एक ऑप्शन तो ये करेक्ट है। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट परचेजेस ये भी नहीं होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट इन्वेंट्री ये भी नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए और डी, उसने 2 कहा है, ए और डी ये दोनों जो है हमारी करेक्ट ऑप्शन बन रही हैं। फिर 44 की बात करते हैं, एन एंटिटी यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट, परपेचुअल में है, किसमें है, परपेचुअल में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट क्लोजिंग इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो परपेचुअल में क्लोजिंग की हम एंट्री नहीं करते, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वही है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट बन रहा होगा। फिर एंटिटी यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू इनकॉर्पोरेट नॉर्मल लॉस। पीरियोडिक इन्वेंट्री में नॉर्मल लॉस की भी एंट्री नहीं होती, बिकॉज पीरियड एंड पे है तो हम उसको कोई सेपरेट एंट्री उसकी नहीं कर रहे होते, हमें डिस्कस करके आए थे। फिर एन एंटिटी यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, पीरियोडिक पीरियड एंड, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 आर करेक्ट फॉर रिकॉर्डिंग अ क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन, क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन। देखते हैं जी इसका, सॉरी क्रेडिट सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शन, सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न में सेल्स रिटर्न डेबिट होगी, रिसीवेबल क्रेडिट ये भी हो जाएगा, ना बी ना सी और तो कुछ नहीं, ए और डी जो है वो इसका क्या बन रहा है, करेक्ट ऑप्शन बन रहा है। फिर काइंड जनरल मिल्स गेव 1000 बैग्स ऑफ फ्लोर टू फ्लड अफेक्टेड कम्युनिटी फॉर फ्री, व्हाट इज द करेक्ट जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री मेथड।
फ्री में दी है, चैरिटी है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हम डेबिट करेंगे। अब देखना है हमारा कौन सा मेथड है, परपेचुअल। अब परपेचुअल में इन्वेंट्री अकाउंट बनता है, पीरियोडिक में परचेज अकाउंट बनता है। तो यहाँ पे किस में आ जाएगा, इन्वेंट्री में हम इसको लेके चल रहे होंगे। 48 की बात करते हैं। जाफर एसोसिएट्स सोल्ड जनरेटेड टू सर्टेन एंटरप्राइजेस फॉर ₹144,000। द प्राइस इज नेट ऑफ 60,000 स्पेशल डिस्काउंट। जाफर एसोसिएट्स नॉर्मली सेल्स आइटम एट 25% मार्कअप एंड यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम टू रिकॉर्ड इट्स इन्वेंट्री। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्री इज करेक्ट टू अपडेट इट्स इन्वेंट्री। अब उसने कहा है, उसने जनरेटर बेचा है 14 का, प्राइस इज नेट ऑफ 60% डिस्काउंट। इसके ऊपर डिस्काउंट जो है वो हमने क्या किया है, शामिल किया हुआ है। तो टोटल सेल्स हमारी कितनी है, 1440,000 प्लस 60,000। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस जो है वो कितने की है, वो है 15 लाख की। ओके, उसने कहा है ये मार्कअप पे सेल करता है 25%। तो ये सेल प्राइस है, CPS निकालूँ, CPS। तो ये सेलिंग प्राइस है मेरे पास 25% के बाद ना, ये 125 को शो कर रही है, प्रॉफिट 25 है, ये कितनी रही 100। अब ये 1500 है, इस 1500 को अगर मैं डिवाइड करूँ 125 पे, मल्टीप्लाई करूँ 100 से, तो मेरे पास जो है वो एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी, और वो कितनी होगी मेरे पास, 1.2 मिलियन जो है कॉस्ट बनेगी। अब हमने क्या करना है, उसको लेके से क्या है क्या नहीं है। तो अब देखिए 1.2 मिलियन कहाँ पर लिखा हुआ, तो ऑप्शन बी ही है कि इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा होगा। फिर एंटिटी यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम विच ऑफ टू आर करेक्ट फॉर रिकॉर्डिंग अ क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन। देखिए सेल्स रिटर्न तो हमारी क्या होनी है, हमेशा डेबिट होनी ही होनी है। तो एक तो हमारी ये है सेल्स रिटर्न डेबिट और रिसीवेबल्स क्रेडिट। चूँकि परपेचुअल है, हम सेल्स रिटर्न करेंगे तो सेल्स रिटर्न भी और इन्वेंट्री को भी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कम करनी होती है, इन्वेंट्री भी हमने इंक्रीज़ करनी होती है। तो दोनों एंट्रीज हम करेंगे। जब भी सेल्स रिटर्न होगी तो सेल्स रिटर्न हमारे डेबिट हो जाएगी, रिसीवेबल्स हमारे कम होंगे। अब सामान वापस आ गया तो इन्वेंट्री अकाउंट हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी क्या हो रही होंगी, कम हो रही होंगी। और आखिरी है जी, एन एंटिटी यूजेस परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम विच ऑफ द टू आर करेक्ट फॉर रिकॉर्डिंग अ क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन। परपेचुअल के ऊपर क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन जो है वो हमने बतानी है। देखें, रिसीवेबल डेबिट, क्रेडिट सेल्स क्रेडिट, फिर हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। तो ये एंट्री जो है हमारी होती है। तो सर यहाँ पे हमारा इन्वेंट्री जो है वो भी ख़त्म होता है। हमने इन्वेंट्री बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, जितनी डिटेल पॉसिबल थी हमने उसको यहाँ पर डिस्कस किया, समझा क्या है और क्या नहीं है। अब हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे लिए आसान हो जाएगा, हम उसे क्या कर सकते हैं, लेके चल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी अच्छी ग्रिप जो है बन गई होगी। हमने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया, फिर भी कोई मसला वगैरह हुआ आप मेरे से पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, BRS। उसके बाद फिर हम बैड डेट्स, फिर हम उसके मतलब क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट्स करके इसको वाइंड अप कर रहे होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ वक्त पे लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।